नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 24 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, जिसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। वैसे ये जो आपका प्रोजेक्ट था, ये स्कीम थी 2023 जुलाई तक आप ये कह सकते हैं कंप्लीट करना था हमें, बट अभी कुछ देरी के कारण इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, जहाँ पर हमारा एम ये था कि भारत के अंदर हम 100 सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और इन्हें स्मार्ट सिटी की तर्ज पे हम डेवलप करेंगे। अब स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि इनमें हम बहुत हाई फाई चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिटीजन्स के कोर इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, कैसे सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस है। यहाँ पर आप कई टेक्नोलॉजिकल मीन्स को कन्वर्ज होते हुए देखते हैं। इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 3 मेजर पिलर रहेंगे इसके। यहाँ पर कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव दोनों ही फेडरलिज्म को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कीम में आप ये कह सकते हो कि हम स्मार्ट सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे ई गवर्नेंस या सिटीजन सर्विसेज, इनके ऊपर कैसे हम फोकस कर सकें। वेस्ट मैनेजमेंट, इसको कैसे इंप्रूव कर सकें। वाटर मैनेजमेंट, इसको कैसे इंप्रूव कर सकें। एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें जैसे स्मार्ट मीटर्स आ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस हो सकता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान था। यहाँ मोबिलिटी के ऊपर भी हमारा ध्यान था, जैसे स्मार्ट पार्किंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, और इसके अलावा हम कई और चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहे थे इसमें, जैसे टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ये सभी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। अब वैसे ये आपकी स्कीम कंप्लीट होनी थी जून 2023 में, अभी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, क्योंकि वेरियस स्टेज में अभी इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 8000 आपके प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जो कि ऑलमोस्ट 70+ % तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। ऑल्दो ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बट इथेनॉल के ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इथेनॉल ऑलमोस्ट 99.9% आपका प्योर अल्कोहल है, जो कि पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल में हम शुगर केन के मोलेसिस को यूज़ कर सकते हैं। शुगर केन के जूस को सरप्लस राइस या डैमेज ग्रेन जैसे मेज, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह का आपका बायोफ्यूल है, जो कि प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। अब इसे बनाने के पीछे कारण क्या है हमारा? देखिए, आप सभी को पता होगा, हम ऑलमोस्ट 85% अपने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा फोकस ये है कि हम कैसे इस इंपोर्ट को कम कर सकें। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमने E20 प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां पर हम 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना चाहते हैं पेट्रोल के साथ। अब इससे ऑलमोस्ट हमारा 20% क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम होगा और हम काफ़ी पैसा अपना बचा पाएंगे। तो एम यही है कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को हम कम करना चाहते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को हम कहीं ना कहीं इंडिया में इंश्योर करना चाहते हैं। अब हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सी फूड क्रॉप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस इथेनॉल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन के आसपास है, तो इन लोगों को खाना प्रोवाइड करने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार के ऊपर है। अब अगर क्रॉपिंग एरिया इन क्रॉप्स के लिए कम होगा तो इससे फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पेक्ट आ सकता है। अब देखिए, इथेनॉल ब्लेंड करने के टाइम पे एमिशन लेवल ऑल्दो कम रहेगा, बट इथेनॉल बनाते हुए क्या एमिशन लेवल रहेगा, इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है अभी। और वैसे भी इसको बनाने की अभी जो इंडिया में कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और अभी इस्तेमाल में बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी, ये भी बता चुका हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसकी कोई क्रॉप है थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है, अब वो बिक नहीं सकती है, तो वहाँ पर उसे लॉस ना हो, वो उस क्रॉप को यहाँ पर इन कंपनीज को बेच के इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। साथ के साथ जो एमिशन के लेवल्स हैं वो काफ़ी कम आ जाते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण, तो पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में इतना ही कुछ याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गिग इकॉनमी के बारे में। ऑल्दो आर्टिकल में इतना कुछ खास तो नहीं था, बट आपको गिग इकॉनमी के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि वेलफेयर स्कीम को हम डिज़ाइन करने वाले हैं गिग इकॉनमी के लिए। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं गिग इकॉनमी होती क्या है। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है घनश्याम। ये घनश्याम किसी कंपनी में टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है, मतलब इसकी पोजीशन जो है वो परमानेंट नहीं है। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है उस कंपनी के साथ, और ये एक तरह की शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट है। तो इसे कहा जाता है आपका गिग इकॉनमी वर्कर। मतलब यहाँ पर
ये दो तरह से काम कर सकते हैं। जैसे आपने ऊबर या ओला, जोमैटो, स्विगी इनका इस्तेमाल किया होगा। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग इकॉनमी है, जहां पर आप एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाते हैं किसी पर्सन को और उसके थ्रू टेम्परेरी बेसिस पे उसे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब एक होता है आपका नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। अब ये भी गिग इकॉनमी का ही पार्ट है। यहाँ पर भी नेचर सेम है, टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और शॉर्ट टर्म है। बट यहाँ पर आपको किसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एडवांटेज क्या रहता है? देखिए, इससे महिलाओं को थोड़ा काम मिलने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके पास वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो अपने आवर्स के अकॉर्डिंगली काम कर पाएंगी, तो जिससे फैमिली और जो वर्क लाइफ है इसके बीच में बैलेंस अच्छा क्रिएट हो सकता है। आपको आपकी डिमांड के हिसाब से काम मिलता है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन इसमें बहुत से नुकसान भी हैं। ये मार्केट ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई लॉ अभी तक भारत में फॉर्म नहीं हुआ है। साथ के साथ यहाँ पर स्किल रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई रहती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यहाँ पर इस तरह की इकॉनमी में रोज़गार ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहेगा। कई बार जो डिमांड होती है स्किल्स की या डिमांड होती है पैसों की या वर्कर की, वो मैच नहीं करती सप्लाई के साथ। इस वजह से भी बहुत बार इसमें दिक्कत आती है और वेज डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मुकाबले गिग इकॉनमी के वर्कर्स को कई बार बहुत कम पे किया जाता है। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। देखिए, HIV को ट्रीट करने के लिए हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब वैसे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टेम सेल्स होते क्या हैं। देखिए, स्टेम सेल्स आपके प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं, जो कि अपने आप में वाइड रेंज ऑफ सेल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में सुना होगा, जो माँ और बच्चे को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब ये जो बेबी को अपनी मदर से कनेक्ट करने वाली ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये एक तरह की प्लूरिपोटेंट सेल है, जिसे हम स्टेम सेल भी कह सकते हैं। कई लोग इसे प्रिजर्व करते हैं। इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज बन सकता है। अब इसी को यूज़ करके हम कहीं ना कहीं क्योर करने की कोशिश करेंगे HIV को भी। अब इसमें आप मसल सेल से लेके ब्रेन सेल, किडनी, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब ये एक ऐसे सेल है जिससे आप किसी भी तरह के सेल्स को जनरेट कर सकते हैं फिर से। अब इसमें दो खूबियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ये स्प्लिट कर सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स में, और दूसरी बात ये स्पेशलाइज सेल भी बना सकती है। जैसे मान लीजिए अगर लीवर के सेल है तो स्पेशलाइज सेल हैं वो उसी एरिया में मिलेंगे आपको। जैसे ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, तो ब्रेन के अंदर के जो सेल्स हैं वो अपने एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ HIV के ट्रीटमेंट में कुछ हमारे को परेशानी भी सामने आ सकती है। जैसे अभी हर एक इंसान के पास शायद ये प्लूरिपोटेंट सेल अपने खुद के ना हो, तो यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट डोनर ढूंढना पड़ेगा। अब कई बार इसमें आपको म्यूटेशन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इलाज फेल हो सकता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आती है। मान लीजिए आपको डोनर मिल भी गया, डोनर मिलने के बाद कई बारी आपकी बॉडीज दूसरे सेल्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डेवलप कर लेती है, मतलब उसको रिजेक्ट कर देती है। तो उस समय भी आपकी जो ट्रीटमेंट है ये फेल हो सकती है। तीसरी चीज़, वायरस अपने आप में म्यूटेशन ला के इसके अगेंस्ट कोई मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में तो इतना ही जानना था। आइए अब बात कर लेते हैं HIV के बारे में भी। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन अमीनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी ये एक तरह की वायरल डिजीज़ है जो कि अटैक करती है CD4 आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है यानी T सेल्स उनको, जिससे पर्सन का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। अब ये जो T सेल्स हैं ये बेसिकली डिटेक्ट करते हैं हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन को और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। अब जो भी पर्सन HIV से ग्रसित होता है वो एक्चुअल में उनके अंदर ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी बीमारी जैसे TB हो सकता है या कोई और बीमारी हो सकता है, उससे वो इन्फेक्टेड होते हैं और इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इस बीमारी के बारे में इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अकीरा के बारे में। अकीरा क्या है? ये एक तरह का रैंसमवेयर है। देखिए, रैंसमवेयर क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझिए। आपने कई बारी वायरसेस के बारे में सुना होगा जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस एक तरह के सॉफ्टवेयर ही हैं जो अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन्हीं में से एक होता है आपका रैंसमवेयर, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है वायरस का रैंसमवेयर, जहां पर ये आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, पर्सनल जो आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन है, और उसे फिर इनक्रिप्ट कर देता है। अब इसके ऊपर एक की जनरेट हो जाती है, मतलब इस की का पासवर्ड आपको नहीं पता है, जिसने आपका डाटा हैक किया, सिर्फ ये की उसके पास है। अब यहाँ पे ये पर्सन आपसे पैसा डिमांड कर सकता है। अगर आप पैसा नहीं देंगे
तो उस केस में ये आपके पूरे डाटा को या तो लीक कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अकीरा भी एक इसी तरह का आपका रेंसमवेयर है जो अभी इंटरनेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के बारे में कॉशियस किया गया है सर्नेट के द्वारा। अब ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन। ये नोडल एजेंसी है जो डील करते हैं साइबर थ्रेट से, और इसे फॉर्म किया गया था 2004 में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बीडाकुलिन के बारे में। देखिए, आप सभी ने टीबी के बारे में तो सुना ही होगा। टीबी एक आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है बाय कफ, कोल्ड एंड स्नीजिंग। अब ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, लेकिन कई बार इलाज पूरा ना होने की वजह से इसके जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट करते हैं और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को कॉज करते हैं। अब इसका इलाज करने के लिए बीडाकुलिन चाहिए होता है। अभी हाल फिलहाल में हुआ ये कि जे यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन, इसका जो पेटेंट है बीडाकुलिन का वो एक्सपायर हो गया अभी हाल ही में जुलाई के मंथ में। अब इसके बाद इसके लिए जेनरिक मेडिसिन डेवलप हो सकती है। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मेडिसिन का कोड है, मतलब जिससे आपकी एक मेडिसिन डेवलप होती है। इनिशियली इन्हें पेटेंट कराया जाता है, जिसकी वजह से जो कंपनी R&D कर रही होती है उसको लॉस का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आप इस कोड को IPR रजिस्टर नहीं करेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्टर नहीं करेंगे, तो इसे कोई भी बना सकता है कोड को कॉपी करके। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा दवाई के बैक साइड पे उसके सभी सॉल्ट लिखे होते हैं। अब ऐसे इन सॉल्ट को इकट्ठा करके तो मैं भी इसे बना सकूंगा। तो यहाँ पर R&D के ऊपर जो हमने पैसा खर्च किया है, इसे सिक्योर करने के लिए IPR को इशू किया जाता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इशू किया जाता है। अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उसे फाइन देना पड़ता है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि इसका जो पेटेंट था वो अभी एक्सपायर हो गया, तो यानी इसके लिए कोई जेनरिक मेडिसिन बन सकती है। मतलब जो ये पीछे दवाई के मान लीजिए कोई फार्मूला दे रखा है, सेम फार्मूले को यूज़ करके थोड़ा प्लस माइनस करके कोई भी पर्सन इस मेडिसिन को अब डेवलप कर पाएगा, मतलब कोई भी कंपनी, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है ओवरऑल मेडिसिन की वो कम हो जाएगी। देखिए, अभी अगर हम बात करें लगभग 66 लो इनकम कंट्रीज जो हैं उनके अंदर इसको एक बार फिर से पेटेंट मिल गया था। इसे सेकेंडरी पेटेंट कहा जाता है, जो कि वैलिड था 2027 तक। लेकिन इसमें लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जे कंपनी के अगेंस्ट, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से इन्होंने पेटेंट के लिए मना कर दिया है। अभी भारत इसके लिए जेनरिक मेडिसिन बना पाएगा, तो जो अब दवाई $200 से $250 की कॉस्ट कर रही थी उसकी कॉस्ट $48 से $100 के बीच में आ जाएगी। तो इससे जो बीमार लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स आपकी क्या रहते हैं, बीडाकुलिन। अब मान लीजिए जो पर्सन है इसने इस कोर्स को भी कंप्लीट नहीं किया, इस केस में इसे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है, जहाँ पर बीडाकुलिन का भी असर खत्म हो जाएगा उस बीमारी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको टीबी के बारे में और इस मेडिसिन के बारे में इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कंबोडिया का मैप, क्योंकि यहाँ की रूलिंग पार्टी ने अभी बहुत बड़ी विक्ट्री को हासिल किया है अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन में। तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है कंबोडिया, जो अपना बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ और वियतनाम के साथ, यानी कि TLV के साथ। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में खुलता है आपका एरिया, जो कि पार्ट है आपका साउथ चाइना सी का। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे पेरू की, जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब देखिए, पेरू आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। इसका जो ओशन साइड फेस है वो पैसिफिक ओशन में खुलता है। ये जो पेरू है इसके नॉर्थ में आ जाता है इक्वाडोर और कोलंबिया। अगर बात की जाए ईस्ट की, तो वहाँ पर आपको ब्राज़ील, बोलीविया और साउथ में चाइल देखने को आपको मिल जाता है। तो इस मैप में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रोड्स आइलैंड के बारे में, जो कि आपकी ग्रीस की टेरिटरी है। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट फंस गए थे। तो इनके इवैक्यूएशन के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, और ये इसी वजह से एरिया न्यूज़ में रहा है आपका। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ग्रीस की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखिए, ग्रीस के बगल में आपको देखने को मिलता है नॉर्थ में अल्बेनिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, और यहाँ पे ये आपका टर्की है। अब ये 3 जगह से आपकी वाटर बॉडी से कवर है। देखिए, इस साइड तो आपको देखने को मिलता है आइनियन सी, इसके वेस्ट साइड में ये आइनियन सी है। ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलता है एजियन सी, जो कि आगे चलकर आपकी यहाँ पर एक स्ट्रेट है, दैट इज डर्डनाले।
इससे कनेक्ट होता है आपका सी ऑफ मरमरा में, जो कि टर्की के बीच में है आपका लोकेटेड। अब इसी के साउथ में मेडिटेरियन के अंदर आपको यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपका रोड भी लोकेटेड है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी मंच। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।